हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं मदन कुमार सुमन और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ प्लेटलेट्स या उसी का दूसरा नाम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में। इसके पहले ऑलरेडी मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ ब्लड एंड इट्स कंपोजिशन पार्ट 1 में आरबीसी के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। दूसरा जो वीडियो मैंने बनाया है, फर्स्ट टॉपिक में मैंने आरबीसी के बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन किया है। दूसरे टॉपिक में मैंने डब्ल्यूबीसी के बारे में पूरा डिटेल स्टडी किया है और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ प्लेटलेट्स के बारे में और प्लेटलेट ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है फ्रेंड्स, आज इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज़्म या इसको हम लोग बोल सकते हैं ब्लड कोगुलेशन, दोनों में से कुछ भी नाम बोल सकते हैं हम लोग फ्रेंड्स। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या चीज़ देखे थे, सबसे पहले वर्ड देखे थे हम लोग जो 3 तरह के सेल्स हम लोगों ने पढ़ा था। ये जो पूरा दिखाई पड़ रहा है कंप्लीट पार्ट, ये पूरा है डब्ल्यूबीसी। ये पूरा पार्ट हमने आरबीसी के बारे में पढ़ा, दोनों के बारे में कॉम्परेटिव स्टडी भी हमने करा है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये छोटे से पार्ट दिखाई पड़ रहा है जिसका नाम है प्लेटलेट्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग प्लेटलेट्स में। प्लेटलेट में सबसे पहला पॉइंट है ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो नॉन एज थ्रोम्बोसाइट्स। फर्स्ट पॉइंट सही क्लियर हो रहा है। हिंदी में इसको बोलते हैं रुधिर पट्टिका अणु हम लोग, लेकिन बार बार यहाँ पे वर्ड यूज़ करेंगे प्लेटलेट्स और दूसरा नाम बोलेंगे उसका थ्रोम्बोसाइट्स। ये थ्रोम्बोसाइट्स जो है ये बनता कैसे है? थ्रोम्बोसाइट्स दे आर द सेल फ्रेगमेंट प्रोड्यूस्ड बाय फ्रॉम द मेगा कैरियोसाइट्स। एक बोन मैरो में सेल्स होता है, स्पेशल टाइप सेल्स होते हैं बोन मैरो में, जिसका नाम होता है मेगा कैरियोसाइट्स। इसी मेगा कैरियोसाइट्स के फ्रेगमेंट्स होते हैं, उससे बनता है प्लेटलेट्स। मेगा कैरियोसाइट सेल में काफ़ी बड़ा होता है, तकरीबन 100 माइक्रोमीटर जो है इसका साइज होता है मेगा कैरियोसाइट्स का, और इसी में जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, जो छोटे छोटे पार्ट टूटते हैं, उससे बनता है प्लेटलेट्स का। ये मेगा कैरियोसाइट्स कहाँ पाए जाएंगे? तो मेगा कैरियोसाइट्स पाए जाएंगे बोन मैरो में। बोन मैरो क्या है? तो ये जो लॉन्ग बोन्स होते हैं, इसके बीच में जो हॉलो स्पेस होता है, यहाँ पे जो दिखाई पड़ेगा हमको जेल लाइक सब्सटेंस, दिस इज कॉल्ड बोन मैरो। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसका टोटल काउंट कितना है। तो ब्लड प्लेटलेट जो है वो पाए जाते हैं किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में, एडल्ट में 1.5 लाख टू 3.5 लाख। कोई कोई बुक लिखता है इसमें कि 1.5 लाख टू 4 लाख तक जो है ये इसका नॉर्मल रेंज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर दूसरा यहाँ पे वर्ड लिखता है कि प्लेटलेट्स क्या करता है? प्लेटलेट्स रिलीज ए केमिकल सब्सटेंस विच हेल्प्स इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड। हम इसके बारे में थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। पहले कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम जो इसके रिगार्डिंग है वो हमने बात करना चाहते हैं प्लेटलेट्स को लेकर के। सबसे फर्स्ट पॉइंट बात करेंगे जो इसका शेप होगा प्लेटलेट्स का, उसका बोलते हैं कि इसका जो शेप है वो है ओवल शेप, या हम दूसरा नाम बोल सकते हैं कि राउंड शेप का। जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा वो ओवल होगा या फिर राउंड शेप का होगा। साइज़ के बारे में बात करें हम तो 2 to 4 माइक्रोमीटर, इसका मतलब इसकी जो साइज़ होगी वो आरबीसी से भी 2 to 4 माइक्रोमीटर, ये जो साइज़ है ये, इसका मतलब इसका जो साइज़ होगा, पहले जो साइज़ होगा वो होगा डब्ल्यूबीसी का साइज़, थोड़ा सा बड़ा होगा। उससे जो छोटा साइज़ होगा वो होगा आरबीसी का साइज़, और फिर आरबीसी से भी छोटा जो सेल होगा, आरबीसी से भी जो छोटा सेल्स होगा उसका नाम होगा प्लेटलेट्स। इसका अंदर प्लेटलेट्स जो है तीनों सेल्स में से सबसे छोटा सेल्स। तीसरा पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो कैसा होगा, तो ये भी नॉन न्यूक्लिएटेड होगा। नॉन न्यूक्लिएटेड आरबीसी की तरह आरबीसी भी नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, सिर्फ 2 को छोड़ करके, कैमल एंड लामा को छोड़ करके बाकी सभी में नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें लिखेंगे हम यहाँ पे रिफ्रैक्टाइल ग्रैन्यूल्स। इसका मतलब क्या हो रहा है? जब हम लोग लिस्मन स्टेन करेंगे और माइक्रोस्कोप में देखेंगे हम लोग हाई पावर फील्ड में, तो ये एक चमकीला वस्तु जैसा दिखाई पड़ेगा हमको। यहाँ पे लगेगा कि रिफ्रैक्टाइल ग्रैन्यूल्स जैसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा, रिफ्रैक्टाइल ग्रैन्यूल्स, और हम इसको फाइंड आउट कर पाएंगे ये सारे प्लेटलेट्स हैं। दूसरा पॉइंट जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में फिर बात करने जा रहे हैं कि इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग बाय रिलीजिंग ए केमिकल सब्सटेंस। ये केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करता है जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेज। या इसी का दूसरा नाम बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ, ये क्वेश्चन नीट में भी पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा हुआ है, रेलवे में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए ध्यान से इसको सुनने की कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स। ये करता क्या है? प्लेटलेट्स जहाँ पे इंजर्ड हो गया है, जहाँ पे ट्रॉमा हुआ है, उस जगह पे प्लेटलेट्स जो स्टिमुलेट होता है, और ये स्टिमुलेट होकर के केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है जिसका नाम होता है थ्रोम्बोकाइनेज, या इसको बोलते हैं हम लोग थ्रोम्बोप्लास्टिन, और ये होता है क्लॉटिंग फैक्टर 3। हम लोग इसके बारे में और डिस्कस करने जा रहे हैं। फिर कहता है फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट। जैसे फॉर्मेशन ऑफ ब्लड के बारे में बताते हैं, हीमोपोसिस
उसी प्रकार से हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट इज कॉल्ड थ्रोम्बोपोएसिस। जो कि थ्रोम्बोसाइट्स उसको बोलते हैं थ्रोम्बोपोएसिस। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट काउंट्स थ्रोम्बोसाइटोसिस। जैसे बोलते थे इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी इरिथ्रोसाइटोसिस उसको बोलते हैं हम लोग। ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं डब्ल्यूबीसी के नंबर को इंक्रीज करने के लिए। और यहाँ बोलते हैं अगर इसका नंबर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, 4 लाख से भी ज़्यादा हो गया है, तो कंडीशन बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स दिखाई पड़ रहा है, अगर प्लेटलेट्स की संख्या काफ़ी कम हो रही है, जो इसका नॉर्मल रेंज है 1.5 लैक्स, अगर इससे कम हो रहा है, सपोज 50,000 हो रहा है, 60,000 हो रहा है, कुछ भी इसका हो रहा है करके, मतलब लेस देन 1.5 लैक्स हो रहा है, तो कंडीशन बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इसका मतलब इसमें क्या होगा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है उस व्यक्ति में, डेफिनेटली कोई ना कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है या कोई क्लॉटिंग फैक्टर्स का प्रॉब्लम हो रहा है उसमें। और साथ साथ जो अभी हम लोग जानते हैं डेंगू फीवर इस केस में भी जो है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है। इस केस में भी जो है प्लेटलेट्स काउंट काफ़ी घट जाते हैं डेंगू वाले केस में। तो डेंगू वाले केस में काफ़ी घट जाएंगे। इसके लिए आप गिरोह का सेवन कर सकते हैं, लिक्विड डाइट ले सकते हैं, एलोवेरा का जूस ले सकते हैं, कीवी ले सकते हैं अपने प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए। हम लोग अब बात करते हैं, ये बातें कुछ थी प्लेटलेट्स के बारे में। अब हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म को लेकर के। ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में सबसे जो पहली बात हम यहाँ पे करेंगे कि उसमें क्या कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं। टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स में सबसे फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम आयंस, लेवाइल फैक्टर। और 6 जो होता है क्लॉटिंग फैक्टर वो एब्सेंट है, या उसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल है। 6 क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो एब्सेंट है, या दूसरा नाम उसको लोग बोल सकते हैं कि ये हाइपोथेटिकल है। उसके बाद फिर देखते हैं 7 नंबर से स्टेबल फैक्टर। 7 नंबर में स्टेबल फैक्टर है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। फैक्टर नंबर 9 में क्रिसमस फैक्टर या प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट। फैक्टर 10 में स्टुअर्ट पावर फैक्टर। फैक्टर 11 में प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। फैक्टर 11 में हैजमैन फैक्टर। और फैक्टर 12 में फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये टोटल 13 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म के लिए। ये सभी जो एंजाइम्स दिखाई पड़ रहे हैं, ये सभी एंजाइम्स पाए जाते हैं कहाँ पर, तो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। जो फैक्टर्स दिखाई पड़ रहे हैं वो सभी पाए जाएंगे प्लाज्मास में। और ये किस फॉर्म में पाए जाएंगे, तो इनएक्टिव स्टेज में पाए जाएंगे। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस। जो ये प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कैस्केड प्रोसेस। और कैस्केड प्रोसेस क्या हुआ, ए सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शंस that involved in the blood clotting mechanism is called cascade process। ये सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स कहाँ पाए जाएंगे, तो प्लाज्मा में पाए जाएंगे और इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाएंगे। एक बात यहाँ पे समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो होता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर है, इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया क्या होता है, एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है जिसमें फैक्टर नंबर 8 जो है उसमें एब्सेंट होता है, तो ब्लड क्लॉटिंग जो है डिलेड हो जाता है। इसको बोलते हैं सेक्स लिंक डिजीज़। हम लोग हीमोफीलिया ए को बोल सकते हैं हम लोग सेक्स लिंक डिजीज़ या एक्स लिंक डिजीज़ को बोलते हैं। और एक होता है, दूसरा होता है हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया बी होता है क्रिसमस फैक्टर की वजह से, फैक्टर नंबर 9 के एब्सेंस से हीमोफीलिया बी होता है उस कंडीशन में। अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म को लेकर के। ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म को यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला जो वर्ड लिखा है ब्लड कोगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग हम लोग बोलते हैं। इस वर्ड को समझने के पहले हमको समझना पड़ेगा बीटी क्या होता है। बीटी इज द ब्लीडिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम होता है 2 to 5 मिनट। ये ब्लीड करेगा। अगर कहीं पे इंजर्ड हो गया है को पार्ट या डैमेज हो गया है, कोई सेल्स या टिश्यू डैमेज हुआ है, तो जो ब्लीड करेगा उसका जो ब्लीडिंग का टाइम होता है वो होता है 2 to 5 मिनट। दूसरा वर्ड हम लोग बात करते हैं सीटी को लेकर के। सीटी का मतलब होता है क्लॉटिंग टाइम। ये क्लॉटिंग टाइम होता है 2 to 8 मिनट। जो नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम है वो होता है 2 to 8 मिनट। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है इसको बोलेंगे प्रोलॉन्ग क्लॉटिंग टाइम हो रहा है, क्लॉटिंग डिलेड हो रहा है करके, जैसे कोई एबनॉर्मल कंडीशंस हो रहा है, क्लॉटिंग फैक्टर डिसऑर्डर्स हो रहा है, हीमोफीलिया जैसे केसेस में, या विटामिन के की डिफिशियंसी से, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको बोलते हैं कि ये क्लॉटिंग टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है उस कंडीशन में। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इस कंडीशन में क्या हो रहा है। पहले इस कंडीशन में क्या होता है, सबसे पहले जो क्लॉटिंग फैक्टर होगा, लिक्विड जो ब्लड होता है, इसको बोलते हैं लिक्विड ब्लड है, वो बन जाएगा सेमी सॉलिड जेली लाइक सब्सटेंसेस बन जाएंगे उसमें। कि इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में होगा कि डार्क रेडिश ब्राउन का इसके स्पर्म फॉर्म हो जाएगा एट द साइट ऑफ कट आफ्टर सम पीरियड। कुछ थोड़े समय के बाद जो है वहाँ पे जहाँ पे कट हुआ है वहाँ पे एक सेमी सॉलिड जेली लाइक सब्सटेंस बन जाएगा। इसी सेमी सॉलिड जेली लाइक सब्सटेंस को लोग बोलते हैं कि ये क्या बन गया, यहाँ पे ये फैब्रिन जमा हो गया करके। फैब्रिन और उसके साथ में जो फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलकर के यहाँ पे क्या बना लिया है, सेमी सॉलिड जेली लाइक सब्सटेंस बना लिया है। सबसे जो पहला प्रोसेस होगा इसमें क्या होगा, इंजर्ड टिश्यू हो गया या फिर ट्रॉमा हो गया। जैसे इंजर्ड और टिश्यू हो गया या ट्रॉमा हो गया तो वहाँ पे क्या होगा, प्लेटलेट्स जो है वहाँ से डिसइंटीग्रेट कर जाएगा।
प्लेटलेट्स वहाँ से रिलीज़ होगा और प्लेटलेट स्टिमुलेट होगा, और जैसे ही प्लेटलेट स्टिमुलेट होगा वो रिलीज़ करेगा केमिकल सब्सटेंस दैट नेम इज थ्रोम्बोप्लास्टिन, या इसी का दूसरा नाम बोलते हैं हम लोग थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिकाइनेज ये क्या करता है, अब ये एंजाइम्स कैल्शियम एंजाइम्स के प्रोसेसिंग केमिकल्स, कैल्शियम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। अब ये कैल्शियम फैक्टर प्लस थ्रोम्बोप्लास्टिन ये दोनों मिलकर के क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिव फॉर्म में था उसको एक्टिव फॉर्म में बना देगा, उसको एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। प्रोथ्रोम्बिन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में था, प्लाज्मा प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन, उसको कन्वर्ट कर देगा एक्टिव थ्रोम्बिन में, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे, एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। अब ये क्या करेगा, जो एक्टिव थ्रोम्बिन दिखाई पड़ रहा है ये एक्ट करेगा फाइब्रिनोजन के ऊपर। ये फाइब्रिनोजन कैसा प्रोटीन है, सॉल्युबल प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन है। ये फाइब्रिनोजन इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, फाइब्रिन में, और फाइब्रिन कैसा होगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा ये। और फाइब्रिन के साथ साथ में मिल जाएगा यहाँ पे आरबीसी प्लस डेड सेल्स प्लस टिश्यू फ्लूइड्स, ये सब मिल करके ब्लड प्लेटलेट, ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा सब मिल करके यहाँ पे जो फॉर्मेशन करेगा उसका नाम हम लोग बोलेंगे कि वहाँ पे वो बन जाएगा क्लॉट। वहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा इस फॉर्मेशन को बोलते हैं हम लोग, वहाँ पे क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया। ये दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे हमको, ये क्या बन गया, यहाँ पे ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया। ब्लड क्लॉट इसी का दूसरा नाम हम लोग बोल सकते हैं कोगुलम, या इसका दूसरा नाम बोलेंगे हम लोग थ्रोम्बस। क्लॉट का दूसरा नाम भी हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग यहाँ पे उसको बोलेंगे थ्रोम्बस या ब्लड क्लॉट बन गया। ये मैकेनिज्म होता है पूरा इसका। फिर से बात करते हैं, प्लेटलेट डिसइंटीग्रेट किया, रिलीज किया थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लाज्मा प्रोथ्रोम्बिन को, प्लाज्मा प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन को इनएक्टिव फॉर्म में था उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया। थ्रोम्बिन क्या करेगा, जो फाइब्रिनोजन प्लाज्मा प्रोटीन सॉल्युबल थे उसको इनसॉल्युबल फाइब्रिन बना दिया, और फाइब्रिन के साथ में ब्लड सेल्स मिलकर के क्लॉट का फॉर्मेशन कर दिया। इसका दूसरा नाम होता है कोगुलम, या इसी का दूसरा नाम बोलते हैं थ्रोम्बस वाला केस जो है कि। ठीक है फ्रेंड्स, इस कंडीशन में एक और हम करते हैं जो कि हमने गूगल से इसको डाउनलोड करा है, ध्यान सुनने की कोशिश करते हैं। इंजरी इन द ब्लड वेसल्स, प्लेटलेट्स क्लम्प एट द वुंड, प्लेटलेट्स रिलीज थ्रोम्बोकाइनेज या थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये क्या करता है, ये प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देगा थ्रोम्बिन में, और थ्रोम्बिन जब एक्टिव फॉर्म हो गया है तो फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देगा फाइब्रिन में, और फाइब्रिन क्या करता है, प्लॉट बनाता है जिससे फर्दर जो है ब्लड लॉस प्रिवेंट्स होता है, ब्लड क्लॉटिंग जो है वो रुक जाता है। यहाँ एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम क्या है, विटामिन के बारे में समझना। विटामिन के ड्यू टू प्रोथ्रोम्बिन विच इज़ फॉर्म इन द लीवर, ये जो बनता है ये कहाँ बनने जा रहा है करके, तो इसका सिंथेसिस होता है लीवर में, और ये रिस्पॉन्सिबल है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, रिस्पॉन्सिबल है। अगर विटामिन के का सिंथेसिस नहीं हो रहा है तो थ्रोम्बिन प्रॉपर तरीके से वो फंक्शन नहीं करेगा, ब्लड क्लॉटिंग डिले हो जाएगा। इससे विटामिन के ऑल्सो हेल्प्स इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अगर विटामिन के का डिफिशियंसी हो जाएगा तो डिलेड क्लॉटिंग हो जाएगा। इसके साथ साथ कुछ बात हम और यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहे हैं फ्रेंड्स, जिसका नाम है, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कुछ एंटीकोगुलेंट्स के बारे में, कि क्या कुछ एंटीकोगुलेंट्स हो सकता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। जैसे आप किसी लैब में जाएंगे तो उसके पास वहाँ पर टेस्ट ट्यूब आता है, ये सपोज करते हैं टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में उसने ब्लड यहाँ पे लिया है, सपोज 2 ml ब्लड लिया है, उसको कुछ 1 घंटे तक छोड़ देंगे तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें हम एंटीकोगुलेंट को यूज़ कर देंगे, एंटीकोगुलेंट को यूज़ करेंगे तो ये ब्लड क्लॉट नहीं करेगा। जैसे एंटीकोगुलेंट का एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं EDTA, एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल हो गया साइट्रेट हो गया। दूसरा एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सलेट। और जो ब्लड बैंक में यूज किया जाता है, ब्लड बैंक में ब्लड को स्टोर करके रखा जाता है काफ़ी लंबे दिनों तक, 21 डेज़ के लिए रखा जाता है ब्लड को मेनली, तो उसके लिए जो यूज़ करते हैं बैग CPDA बैग, ये ब्लड बैग में ये एंटीकोगुलेंट यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसका ब्लड बैग में जो यूज होता है 50 ml CPDA एंटीकोगुलेंट यूज होता है, प्लस 400 ml ब्लड को लिया जाता है, तो टोटल जो कैपेसिटी होता है 450 ml, दैट इज कॉल्ड 1 यूनिट ब्लड। इसके बारे में कभी बाद में और डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।